नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। एक हिंदू का, दो इंडियन एक्सप्रेस के। हिंदू का जो आर्टिकल है वो एयर क्वालिटी से संबंधित है। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस का है, हमारे देश से जो पुरानी कलाकृतियां चुरा ली जाती है ना, पुरानी मूर्तियां क्यों चुरा ली जाती हैं, सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर सकती है, वो सब चीजें तीसरे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। कोट है आज का, ये अंबेडकर साहब का कोट है, इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट। अगर मुझे पता लगता है संविधान का मिसयूज किया जा रहा है तो मैं पहला पर्सन हूंगा संविधान को जलाने वाला। तो संविधान के मिसयूज से संबंधित कुछ लिखना हो ना, तब आप अंबेडकर जी के इस कोट को मेंशन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, पोल्यूशन की समस्या को टैकल करने के लिए पंजाब और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच कोलैबोरेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, हर साल आपको पता है सर्दियों के मौसम में दिल्ली और आसपास के रीजन में पोल्यूशन की बहुत ज़बरदस्त समस्या पैदा हो जाती है। इवन जब मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ का इंडेक्स निकलता है ना, तो उसमें भी दिल्ली समेत भारत की दूसरी जो सिटीज़ है ना, वो टॉप पर मिलती हैं। वैसे देखो, बात करें सर्दियों के मौसम में धुएं का जो बादल आता है वो क्यों आता है, इसके लिए वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो ये है, किसानों के द्वारा स्टबल बर्निंग की जाती है। स्टबल मतलब जो पैडी की फसल है, पैडी मतलब राइस, इसकी जब हार्वेस्टिंग की जाती है ना, तो पीछे कुछ कचरा रह जाता है जिसे स्टबल कहते हैं, वेस्ट होता है वो फसल का। अब उसे ना किसान काटने के बजाय जला देते हैं। वो इसलिए जला देते हैं, किसानों का अपना फायदा है कि उस स्टबल को यानी पैडी की फसल के वेस्ट को अगर काटने की कोशिश करेंगे तो लंबा समय लग जाएगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, लेबर इन्वॉल्व ज़्यादा होगी, मतलब खर्चा ज़्यादा होगा, और उसको अगर जला दिया जाएगा तो हमारा सस्ते में काम निपट जाएगा। बट देखो, जब किसानों के द्वारा स्टबल को यानी पैडी की फसल के वेस्ट को जलाया जाता है ना, तो इससे काफ़ी धुआं निकलता है और वो हवाओं के माध्यम से दिल्ली आसपास के रीजन में आता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे एक क्वेश्चन आपके मन में ये आया होगा, अरे यार, प्री की तैयारी तो हमने भी की है, अभी पैडी की हार्वेस्टिंग थोड़ी ना चल रही है। बिल्कुल सच, अभी पैडी की हार्वेस्टिंग नहीं चल रही है, अभी वीट की हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है। वीट रबी की फसल है और पैडी खरीफ की है। पैडी की तो फसल अभी उगाई जाएगी। और स्टबल बर्निंग को रोकने का राइटर का एक अल्टरनेटिव ये भी है कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो। आप मतलब दूसरी फसलों के लिए भी किसानों को इंसेंटिव दो ना। खैर, वो अभी हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस, लेकिन पॉइंट आप समझ गए ना, ये समस्या है। और अब दोनों राज्यों में पहले तो देखो ब्लेम गेम चला करता था। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में आपको पता है आम आदमी की। दोनों सरकारों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला करता था। लेकिन अब दोनों राज्यों में सेम पार्टी की सरकार है, तो ज्यादा बेहतर ढंग से इस समस्या को टैकल किया जा सकता है। इसके अलावा राइटर इंट्रोडक्शन में यह भी कहते हैं, देखो 132 जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है ना हमारे देश में, उसमें से 9 सिटीज तो पंजाब की हैं। ये डेटा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। 2019 में पंजाब और दिल्ली ने मिलकर 18,000 करोड़ का लॉस झेला था, इकोनॉमिक लॉस, एयर पोल्यूशन की वजह से। अगर देखो क्लीन एयर प्रोवाइड की जाती है दोनों राज्यों के द्वारा मिलकर, लेबर प्रोडक्टिविटी का जो बहुत नुकसान हो जाता है। देखो, अगर बाहर हवा खराब होगी तो बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं, फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, काम करने की, सांस लेने में भी तकलीफ आती है। तो ना सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सकता है क्लीन एयर के माध्यम से, बल्कि सिटीजन की वेलबींग भी तो इंप्रूव की जा सकती है ना। इस पोल्यूटेड हवा की वजह से न जाने कितने रोग होते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि कैसे ये दो राज्य मिलकर आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। काफी सारे सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दो स्टेट्स में जो भी पॉलिसी मेकर्स है ना पोल्यूशन की समस्या को टैकल करने के लिए, वो अपने जो डिफरेंसेस है ना कि दिल्ली में पोल्यूशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, पहले तो वो डिफरेंसेस दूर करें। दोनों स्टेट्स कुछ
सिमिलर पॉइंट्स तक पहुंचे कि हाँ, इस बात पर तो दोनों स्टेट राजी हैं कि ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं पोल्यूशन की समस्या के लिए। क्योंकि देखो, आप मिल के सॉल्यूशन तभी फाइंड आउट करोगे ना अगर आप प्रॉब्लम क्या है उस पर सहमत हो। तो सबसे पहले तो दोनों राज्यों को ना इस बात पर सहमत होना होगा कि प्रॉब्लम है क्या। मतलब अगर पंजाब ये बोलता रहेगा कि नहीं, स्टबल बर्निंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं ना। पंजाब को भी ये मानना पड़ेगा कि स्टबल बर्निंग जो है वो दिल्ली एनसीआर रीजन में पोल्यूशन की समस्या को में मेजर रोल निभाती है। जबकि दिल्ली सरकार को भी ये समझना होगा कि सिर्फ स्टबल बर्निंग से पोल्यूशन नहीं होता, दूसरे भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सिमिलर पॉइंट्स पर दोनों राज्यों को पहुंचना होगा, यानी एक मत बनाना होगा समस्या के सोर्स को लेके। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, आप नॉलेज एक्सचेंज के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करो। एक कॉमन नॉलेज सेंटर होना चाहिए। कैसे एयर को क्लीन बनाया जा सकता है। कॉमन नॉलेज सेंटर, आप मान लीजिए एक वेबसाइट बना दी। अब वेबसाइट में ना दोनों राज्य बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपलोड कर रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं एयर को क्लीन बनाने के लिए। तो जैसे एक एग्जांपल है स्मोक टावर का। आपको याद होगा, जो लोग रेगुलर सुनते हैं, 3-4 महीने पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें यह लिखा हुआ था कि दिल्ली की सरकार बड़ा बड़ा दावा तो कर रही है कि हमने स्मोक टावर लगवाया है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। इवन चाइना ने भी लगवाए थे, लेकिन चाइना ने फर्दर परस्यू नहीं किए क्योंकि उनको पता, समझ में आ गया था कि स्मोक टावर से हवा क्लीन नहीं होने की है। लेकिन दिल्ली सरकार जोर शोर से उसका प्रचार कर रही थी। तो ये बेस्ट मतलब नॉलेज है ये कि हाँ, स्मोक टावर से फायदा नहीं होता। अगर ये दिल्ली सरकार ये डेटा शेयर कर लेगी पंजाब सरकार के साथ उस वेबसाइट पे, तो पंजाब सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि भैया कुछ भी करना है, स्मोक टावर नहीं लगाना है, क्योंकि पैसे का वेस्टेज है, इससे कोई फायदा नहीं होता। तो ये कॉमन नॉलेज सेंटर होगा ना, तो दोनों राज्य एक दूसरे की नॉलेज से सीख सकेंगे। अब आता है तीसरा पॉइंट, कोलैबोरेट टू एग्जीक्यूट प्रूवन सॉल्यूशंस। इसका क्या मतलब है? देखो, कुछ ना प्रूवन सॉल्यूशंस हैं कि हाँ, इससे तो फायदा होता है। अब उन प्रूवन सॉल्यूशंस को एग्जीक्यूट करने में दोनों स्टेट आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे एक ऐसी टास्क फोर्स का गठन किया जा सकता है जिसमें दोनों स्टेट के एक्सपर्ट्स हो, दोनों स्टेट के ऑफिसर्स हों। अब एक एग्जांपल देते हैं, पूसा बायोडिकम्पोजर। इसका काफी बार आपने नाम सुना होगा, करंट अफेयर में भी प्री में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पूसा बायोडिकम्पोजर क्या है? ये देखो, डेवलप किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इसको एक सॉल्यूशन बताया गया था स्टबल बर्निंग का दिल्ली सरकार के द्वारा, लेकिन फार्मर्स ने ना इसके मिक्स्ड रिव्यू दिए हैं। फार्मर्स का कहना है, देखो, पैडी की जो जल्दी मैच्योर होने वाली वैरायटीज है ना, सिर्फ वही डिकम्पोज हो सकती हैं इस पूसा डीकम्पोजर से, क्योंकि डीकम्पोजर जो है ना, ये पूसा वाला, ये भी 25 से 30 दिन लेता है स्टबल को डीकम्पोज करने में। तो देखो, राइस की वो वैरायटी, पैडी की वो वैरायटी जो जल्दी मैच्योर हो गई है, जिसकी हार्वेस्टिंग जल्दी हो गई है, अब उसके पास तो 25-30 दिन हैं स्टबल को डिकम्पोज करने के लिए। अब पैडी की कई वैरायटी ऐसी होती हैं जो लेट से मैच्योर होती हैं, उनके पास तो टाइम नहीं होता ना। वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी, बस किसान सोचते हैं कि अब तो गेहूं उगाना है, मतलब वीट की हमें हर फसल बोनी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बस स्टबल जो है इसको जला दिया जाए, खेत खाली किया जाए। तो डीकम्पोजर तो टाइम लेगा, 25-30 दिनों का टाइम है ही नहीं ना किसानों के पास में। तो ये दिक्कत है किसानों की। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट फॉर डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्ट्स। ये वही पॉइंट है कि किसान पैडी उगाते हैं, क्यों ना किसान दूसरी फसलों को उगाएं। ये पॉइंट तो फेवरेट पॉइंट है, जब भी कोई एमएसपी का आर्टिकल आता है ये पॉइंट तो राइटर देते ही हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि देखो, पैडी की फसल जब उगाते हैं ना, तो ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता होती है। अब पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में जब पैडी उगाया जाता है तो ज़्यादा पानी होता नहीं, नीचे से निकाला जाता है ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर का लेवल तो लगातार कम होता जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में कहीं डेजर्टिफिकेशन ना हो जाए पंजाब और हरियाणा का राजस्थान की तरह, तो ये दिक्कत है। तो राइटर रेकमेंड करते हैं कि सरकार अब ना अच्छा इंसेंटिव दे दूसरी क्रॉप्स के लिए भी। इसके लिए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन ऐसे फाइंड आउट किया जा सकते हैं। आप गवर्नमेंट ना एक आइडिया को काफ़ी प्यार करती है, आम आदमी किचन, थोड़ा थोड़ा इन्होंने इंप्लीमेंट भी किया है आम आदमी किचन। तो आम आदमी किचन्स में ना आप राइस के बजाय दूसरी जो फूड प्रोडक्ट्स है ना वो देना स्टार्ट कर दो, जिसके लिए दूसरी क्रॉप्स किसान उगाएं और उनको अच्छा खासा एमएसपी भी मिले। इसके बाद देखो, लास्ट सॉल्यूशन ये है, पंजाब और दिल्ली तो आपस में कोऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे ही, क्योंकि अब दोनों राज्यों में सेम पार्टी की सरकार है।
लेकिन धीरे धीरे दोनों को ना ये जो कोऑपरेशन है ना बाकी स्टेट्स की तरफ भी एक्सटेंड करना चाहिए। कई सारे ऐसे फोरम्स हैं जिनका साथ लिया जा सकता है, जैसे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से रिप्रेजेंटेशन है। तो दिल्ली और पंजाब को इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भी कोऑर्डिनेशन को बूस्ट करने के लिए। कंक्लूजन में तो ऐसा बोला जाता है, मतलब पॉलिटिकल सा कंक्लूजन है कि अब आम आदमी पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी है, उसको दिखाना चाहिए कि इस पॉल्यूशन की समस्या का एक रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके। और इसके लिए ना सिर्फ दोनों राज्यों की सरकारों को आपस में कोलैबोरेट करना होगा, बल्कि इस कोलैबोरेशन को बाकी राज्यों की तरफ भी एक्सटेंड करना होगा, ताकि क्लियर एक पाथवे जो है वो डिफाइन किया जा सके। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सारी सरकारें जो हैं वो मिल के काम करेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट को अमेंड करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में लोकसभा में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2020 लोकसभा में पास हुआ। बिल जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005 को अमेंड करता है। 2005 का ये एक्ट जो है ना, ये देखो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब जिनको यूज करने से एक ही बार में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, भारी तबाही मचती है, चाहे वो केमिकल वेपन्स हो, बायोलॉजिकल वेपन्स हो या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हो। कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, उसके गैर कानूनी ढंग से मैन्युफैक्चर करना, ट्रांसपोर्ट करना या फिर ट्रांसफर करना, इन सब चीजों पर रोक लगाता है 2005 का ये एक्ट। समझ रहे हो? इवन इनको यूज करने के लिए डिलीवरी सिस्टम भी डेवलप नहीं किया जा सकता, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए जो डिलीवरी सिस्टम चाहिए होता है ना, मिसाइल वगैरह, वो भी आप नहीं डेवलप कर सकते। ये एक्ट 2005 में आया था। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, तो एक्ट तो आ ही गया, नया क्या चेंज करने की आवश्यकता पड़ी? मतलब अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं? अब अमेंडमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो या फिर ट्रांसफर हो, इन सब चीजों के लिए अगर कोई फाइनेंस भी करता है ना, मतलब पैसा देता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए, तो उस पर भी केस दर्ज होगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। तो फाइनेंसिंग को भी अब शामिल कर लिया गया है। देखो, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ना एक रेजोल्यूशन पास हुआ था 2004 में, जिसका नंबर है 1540। इस रेजोल्यूशन के बाद ही हमारे देश में ये एक्ट लाया गया था 2005 में, और अब इसे अमेंड किया जा रहा है। 2005 के एक्ट में प्रोविजन ये था, अगर कोई इस एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन करता है ना, तो कम से कम 5 साल की सजा होगी और फाइन भी होगा। वैसे देखो, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का वो रेजोल्यूशन 1540 जिसके तहत इंडिया ये एक्ट लेके आया था, इसमें ना 3 प्राइमरी ओब्लिगेशन थी। मतलब इस रेजोल्यूशन के तहत 3 बातें बोली गई थी, 3 बातों का प्रोविजन किया गया था, जिसे आवश्यक रूप से यूएन के मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना ही था। मतलब जरूरी था इस रेजोल्यूशन के बाद कि सभी यूएन के मेंबर स्टेट्स ये कानून बनाएं। तो कौन से 3 ऑब्लिगेशंस थे इस रेजोल्यूशन के आने के बाद यूएन के मेंबर कंट्रीज के ऊपर? सबसे पहले, कोई भी देश जो यूएन का मेंबर कंट्री है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स को, जैसे किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, किसी प्रकार की कोई सपोर्ट नहीं देगा जिससे कि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को मैन्युफैक्चर कर सके या फिर उसके लिए डिलीवरी सिस्टम को एक्वायर कर सके। दूसरा, विभिन्न देश जो यूएन के मेंबर कंट्री हैं, वो अपने अपने देशों में ऐसा कानून लाएंगे जिसके अनुसार किसी भी नॉन स्टेट एक्टर के पास, यानी फॉर एग्जांपल टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है या फिर वो एक्वायर करते हैं, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी होगी। सबसे लास्ट में यूएन के मेंबर कंट्रीज को ना ये प्रोविजन करना था, मतलब ये एक्शन लेना था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी रेलेवेंट मटेरियल है ना, उनको कंट्रोल करना ताकि वो गलत हाथों में ना पड़ जाएं। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 1540 रेजोल्यूशन के तहत विभिन्न मेंबर कंट्रीज को ये 3 एक्शन लेने थे। अब बात करें, ये जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये अब
फाइनेंसिंग पर भी रोक लगाता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की किसी प्रकार की एक्टिविटी को लेकर फाइनेंसिंग होती है तो वो भी इलीगल है। अगर कोई ऐसा करता है तो जो सस्पेक्ट है ना, जिस पर शक है, उसकी एसेट्स को फ्रीज किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है, फंड्स अटैच किए जा सकते हैं ऐसे लोगों के जिन पे शक है। वैसे एक क्वेश्चन अब ये भी आता है कि ये अमेंडमेंट नेसेसरी क्यों है अभी। चलो एक रीजन तो मान लिया कि अब फाइनेंसिंग को भी शामिल कर लिया गया है। देखो दो चीजें हैं, एक तो ना टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट आ चुका है, ड्रोन, बायोमेडिकल लैब्स में नई नई एडवांसमेंट्स, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कोविड-19 की जो बीमारी है वो इमर्ज हुई कहाँ से, चाइना से। ये वायरस जो कोरोना वायरस है ना, चाइना की लैब से निकल के आया और जानबूझ के चाइना ने ऐसा किया। अलग अलग थ्योरीज हैं, मतलब एक एग्जाम्पल है। और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इन्होंने ना टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस का जो स्कोप है ना वो एक्सपेंड कर लिया है, इसलिए नई थ्रेट से निपटने के लिए ये अमेंडमेंट जरूरी था, ऐसा सरकार का कहना है। लास्ट में कंक्लूजन में या फिर यूं कहें वे फॉरवर्ड में ये बोला जाता है, देखो इंडिया ने ना हमेशा से न्यूक्लियर वेपन्स हो, टेररिज्म हो, इन इश्यूज पे ना आवाज उठाई है और लीड ली है। तो अब भी ना जैसे यूएन के बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, जिनको पता नहीं है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से कैसे बचा जाए, मतलब जनता को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे कानून बनाया जाए। तो इंडिया ना लीड ले सकता है इस मामले में और कई सारे देशों की हेल्प कर सकता है कि कैसा कानून उन्हें बनाना है और ग्राउंड लेवल पर भी कैसे ये इंश्योर करना है जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं यानी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हाथों में ये हथियार ना पड़ पाएं या फिर किसी प्रकार से वो एक्वायर ना कर पाएं इस प्रकार के हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो, इंडिया में जो पुरानी कलाकृतियां या फिर मूर्तियां चोरी हो जाती हैं इससे संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कैग की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई जो है, ये देखो हमारे देश में पुरानी जो कलाकृतियां हैं, पुरानी मूर्तियां हैं या फिर मोनूमेंट्स हैं, उनको सही ढंग से सहेज के नहीं रख रहा है। इसके लिए वैसे एक एक्ट है, एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। बट देखो इस एक्ट के होने के बावजूद और एएसआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद कैग की 2013 की रिपोर्ट ये कहती है हमारे देश में 1981 से लेकर 2011 के बीच में 2012 के बीच में 131 जो पुरानी कलाकृतियां हैं ना वो चुरा ली गई मोनूमेंट और साइट से, और 37 पुरानी कलाकृतियां चुरा ली गई म्यूजियम से। देखो ऐसी सिचुएशन में जब आपके देश में इतनी पुरानी पुरानी जो मूर्तियां हैं वो चुरा ली जाती हैं, तो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन ने ना काफ़ी तरह के इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑक्शन हाउस में कैटलॉग्स को चेक करना। इंटरनेशनल ऑक्शन हाउस मतलब जहां पे इस प्रकार की पुरानी मूर्तियों की बोली लगती है, तो वहां पे चेक करना क्या हमारे देश से कोई मूर्ति चुराई गई है जो वहां पे पहुंची है। दूसरा, जो चोरी हुई है ना उससे संबंधित जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करना। नेक्स्ट, इंटरनेशनल आर्ट लॉस रजिस्ट्री में भी चोरी की इंफॉर्मेशन को पोस्ट करना। सबसे लास्ट में, जिन ऑब्जेक्ट्स को चुराया गया है ना उनकी फोटोग्राफ्स को इलेक्ट्रॉनिकली भेजना यानी इंटरनेट के माध्यम से भेजना डीलर्स को, ऑक्शन हाउसेस को मतलब जहां पे बोली लगती है, और इवन आर्ट से जुड़े जो सेकुलर्स हैं ना उनको भी इस बारे में सूचित करना यानी इंटीमेट करना। बट देखो कमियां हैं, हमारे देश में एएसआई की जिम्मेदारी बनती है ये सब काम किए जाएं, लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ना कभी भी इंटरनेशनल ऑक्शन हाउस के पास इंडिया से चुराई हुई मूर्तियों की इंफॉर्मेशन भेजी नहीं या फिर वहां से इकट्ठा ही नहीं की। इसके बाद आर्टिकल में देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्री से संबंधित है। इंडिया ने 1970 की यूनेस्को कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, इसका सिग्नेटरी है और इसे बाद में इंडिया ने रेटिफाई किया 1977 में। लेकिन राइटर का सजेशन ये है हमें 1995 का UNIDROIT यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ कन्वेंशन ऑन स्टोलन और इलीगली एक्सपोर्टेड कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, ये जो कन्वेंशन है ना इसको भी हमें साइन करना चाहिए। वैसे तो देखो जो कल्चरल हेरिटेज है ना काफ़ी फॉर्म में हो सकती है, बट
इंडिया में ज़्यादातर ये माना जाता है, ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है मूवेबल कल्चरल हेरिटेज पे, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे पेंटिंग्स, कोइन, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो हमारे देश की जो ये आर्ट हेरिटेज है ना, इसको प्रोटेक्ट करना देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 51 सेक्शन ए क्लास एफ में भी बोला गया है। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, इसको काफ़ी श्रेय जाता है हमारी जो चुराई हुई आर्ट है उसको वापस लाने का। जैसे इटली से एक स्टोलन बुद्धा की मूर्ति है जो वापस लाई गई, क्योंकि देखो इटली भी ना इस प्रकार की समस्या से काफ़ी ग्रस्त रहता है, मतलब वहाँ से भी ये पुरानी जो कलाकृतियाँ हैं ना वो चुरा ली जाती हैं। तो इटली ने काफ़ी अच्छे कदम लिए हैं। जो कदम इटली ने लिए हैं ना वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो इंडिया भी ले सकता है। जैसे वहाँ पर देखो कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक लॉ बना है और पेनल्टीज का प्रोविजन ज़्यादा किया गया है, मतलब ज़्यादा पेनल्टी लगेगी अगर आप इस प्रकार से चोरी करते हो। वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करने के लिए ना जो ऑथराइजेशन दिया जाता है ना, परमिशन दी जाती है, उसका सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, सरकारी वकील, उनको स्पेशलाइजेशन दी गई है कल्चरल हेरिटेज के मामले में। नेक्स्ट, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है ताकि ऐसी चुराई हुई चीज़ों का जल्द से जल्द हम वापस ला सके अपने देश में। MOU और बायलैटरल अरेंजमेंट साइन किए जाएं दूसरे देशों के साथ, जैसे इटली का ऑस्ट्रेलिया के साथ, इटली का USA के साथ। फॉर एग्जाम्पल इटली से चुराई हुई मूर्ति USA में पहुंचती है ना, तो USA वेरीफाई करके उसे वापस इटली को लौटा देगा। इस प्रकार से इंडिया ने भी कुछ तो किए हैं, बट और ज़्यादा इंडिया कर सकता है। नेक्स्ट, कंप्लीट इन्वेंट्री। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कंप्लीट इन्वेंट्री नहीं है हमारे पास में मूवेबल और इमूवेबल कल्चरल हेरिटेज की, मतलब सारी डिटेल्स एक जगह पे सेंट्रलाइज ढंग से है ही नहीं। तो जब चुरा ली जाती है ना कई बार कोई मूर्ति, उसके 2 महीने बाद हमें पता लगता है, सरकार को पता लगता है कि हाँ वो चुरा ली गई। कल्चरल साइट्स की समय समय पर मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन होनी चाहिए। एक्सपोर्ट रिक्वेस्ट की भी सेंट्रलाइज्ड ग्रांटिंग होनी चाहिए। तो ये सारे सजेशंस हैं जो इंडिया को भी फॉलो करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।